नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको अपकृत्य विधि के मिथ्या बंदीकरण या मिथ्या कारावास के बारे में बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको अपकृत्य विधि क्या होता है, संयुक्त अप्रत्यकर्ता क्या होता है और कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है तथा छल क्या है, ये सब बताया है। तो अगर आपको इससे संबंधित वीडियोस देखनी है तो आप इससे पहले की वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको आगे के लेक्चर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मिथ्या बंदीकरण या मिथ्या कारावास। मिथ्या बंदीकरण या मिथ्या कारावास हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का रुकावट आता है तो वह मिथ्या बंदीकरण कहलाता है। और अपकृत्य विधि में मिथ्या बंदीकरण के लिए क्षतिपूर्ति का विशेष प्रावधान है। हम मिथ्या बंदीकरण के डिफिनेशन को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या बताई गई है। तो इसकी परिभाषा में यह कहा गया है कि मिथ्या बंदीकरण एक ऐसा कार्य है जिसके आधार पर किसी की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से रुकावट डाली जाती है तथा इस प्रकार की रुकावट डालने के लिए किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी प्राधिकारी का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई विधि का औचित्य नहीं होता है। यानी कि उसको विधि द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया है कि आप किसी को बंदी बना लीजिए या फिर किसी की स्वतंत्रता पर रुकावट डालिए, फिर भी वह ऐसा कार्य कर रहा है तो यह मिथ्या बंदीकरण के अंतर्गत आएगी। इसकी एक और डिफिनेशन है, उसके अनुसार यह है कि किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बलपूर्वक या फिर इस प्रकार से पूर्ण रुकावट या बाधा उत्पन्न कर दी जाए जिसके लिए कानून कोई इजाज़त नहीं देता हो। यदि कानून कोई इजाज़त नहीं देता है तो वह मिथ्या बंदीकरण के अंतर्गत आएगा। अब हम देख लेते हैं कि कब जो है मिथ्या बंदीकरण या फिर मिथ्या कारावास जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि मिथ्या कारावास नहीं माना जाएगा। हम देखते हैं कि कुछ दशाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें कि मिथ्या कारावास तो होता है परंतु वह मिथ्या कारावास माना नहीं जाता है। यानी आपको बंदी तो बनाया जाएगा लेकिन वह मिथ्या कारावास के अंतर्गत नहीं आएगा, मिथ्या बंदीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा कौन सा केस है? तो सबसे पहले इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत देख लेते हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जा सकता है। वोल्टेन नॉन फिट इंजुरिया। क्या? वोल्टेन नॉन फिट इंजुरिया। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत के लिए वादी जो है वे खुद ही सहमत है तो यह वाद में मिथ्या बंदीकरण का मामला नहीं माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम आपके साथ आपके घर में चलने के लिए सहमत हैं और आपने कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर में चलो, आप वहाँ 2 दिन रहना लेकिन आपको बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। हमने कहा हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, सारी सुविधाएं घर के अंदर है, आपको बाहर नहीं निकलने को मिलेगा, आप इसके लिए सहमत हैं। तो भले ही आपको उस घर के अंदर कैद करके रखा गया हो लेकिन यह मिथ्या बंदीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि हम बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस में क्या होता है? बिग बॉस में यही तो है, सलमान खान ने आपको सारी सुविधा एक घर में दे दी है, उसी में कैद करके रखा है, आपको सारी सुविधाएं उसमें देते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, उतने दिन आपको उस घर में रहना है। तो क्या यह मिथ्या कारावास माना जाएगा? नहीं, यह मिथ्या कारावास नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सहमति से उस घर में गए हो और आपने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो जब आपकी सहमति होगी, जब वादी की सहमति होगी तो यह मिथ्या कारावास के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरी स्थिति क्या है? यदि वादी को किसी ऐसी स्थिति में बंदी बना लिया जाए जिससे कि वह अपने लिए या फिर दूसरों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
तो उस दशा में मिथ्याबंदीकरण का कोई मामला नहीं दर्ज होगा। कोई व्यक्ति है, वो शराब पी के आ गया है, वो नशे में है, अपने परिवार वालों को मार रहा है, या और परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं तो वो खुद के ऊपर हानि पहुंचा रहा है, खुद को अपने दीवार में सर पटक रहा है, कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा, या कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, चाकू लेके खुद को मारने के लिए दौड़ रहा है। तो ऐसे केस में 2-4 व्यक्तियों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। तो क्या यह मिथ्याबंदीकरण का मामला है? नहीं, यह मिथ्याबंदीकरण का मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको इसलिए वहाँ पर बंद किया जिससे वह सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे। तो यह मिथ्याबंदीकरण का मामला नहीं माना जाएगा। और हम देख लेते हैं कि यदि प्रतिवादी अपने पैतृक अधिकार के अंतर्गत अतिक्रमण रोकने के लिए वादी को बंदी बनाता है तो वह मिथ्याबंदीकरण नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसने क्या किया है, दूसरे व्यक्ति के घर पर कब्जा कर लिया है और उसके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको उसी में बंद कर दिया और पुलिस को बुलाने चला गया कि भाई ये हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसे हुए थे। तो उतना टाइम, जितना टाइम वह पुलिस को आने में लगा या जो भी लोगों को आने में लगा, तो क्या वह मिथ्याबंदीकरण माना जाएगा? नहीं, वह मिथ्याबंदीकरण का मामला नहीं माना जाएगा। या फिर शांति भंग रोकने के लिए कानूनी तौर पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर दंगे के समय जिन भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है वह मिथ्याबंदीकरण का मामला नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 2-3 गुटों में आपस में खूब लड़ाई हो रही होती है, पुलिस आती है, एक को ले जाके, या कई व्यक्ति होते हैं वह कुछ लोगों को ले जा करके थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, या पुलिस अपने साथ ले जाती है, उनको 2-3 घंटे बाद छोड़ देती है। तो क्या यह मिथ्याबंदीकरण का मामला बनेगा? नहीं, यह मिथ्याबंदीकरण का मामला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वह तो शांति भंग करने वालों को शांति से रहने के लिए या फिर दंगे को रोकने के लिए ऐसा किया था, या फिर आत्मरक्षा के लिए या संपत्ति की रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी को बंदी बना लेता है तो यह मिथ्याबंदीकरण का मामला नहीं माना जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से। कैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने रात में आया और वह कमरे में घुस गया और सामने वाले व्यक्ति को ऊपर प्रहार करने जा रहा था। सामने वाले व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? उसने जल्दी से जिस चीज़ से वो प्रहार कर रहा था उसको छीन लिया और छीन करके उसको कमरे के अंदर ढकेल करके बाहर से गेट बंद कर दिया और फिर लोगों को बुलाया कि भाई ये मेरे ऊपर प्रहार कर रहा था, ये मेरे घर में घुस आया था, वगैरह वगैरह। तो क्या यह मिथ्याबंदीकरण का मामला है? नहीं, यह मामला मिथ्याबंदीकरण का नहीं माना जाएगा। तो ये तो हुआ कि कब मिथ्याबंदीकरण का मामला नहीं माना जाएगा। अब हम यह भी देख लेते हैं कि किस दशा में मिथ्याबंदीकरण का मामला माना जाएगा। तो ऐसी कई परिस्थितियाँ जिसमें मिथ्याबंदीकरण का मामला माना जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति को अधिकारी के द्वारा मिथ्याबंदीकरण का आदेश दिया गया है तो वह ऐसे मामला मिथ्याबंदीकरण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का युद्ध और विद्रोह के समय यदि बंदीकरण किया गया है, दूसरे देश से युद्ध हो रहा था और वहाँ के कुछ लोगों को, कुछ सैनिकों को हमारे देश के सैनिकों ने बंदी बना लिया, तो यह मिथ्याबंदीकरण के अंतर्गत आएगा। या फिर विदेशियों के निष्कासन अथवा विदेशी अपराधियों के समर्पण से संबंधित जो मामले होंगे बंदीकरण के, वह मिथ्याबंदीकरण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा आपत्तिकालीन परिस्थिति में अनिवार्य रूप से यदि कोई बंदीकरण किया गया है तो वह मिथ्याबंदीकरण के अंतर्गत आएगा। अब हम देख लेते हैं कि मिथ्याबंदीकरण के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मिथ्याबंदीकरण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो यही है कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होता है। क्यों? क्योंकि मिथ्याबंदीकरण में रुकावट जरूरी होती है और ये मिथ्या भी हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है।
जैसे कि एक व्यक्ति जा रहा था, दूसरे व्यक्ति ने हाथ लगा के उसको वहीं से रोक दिया, तो उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट आई कि नहीं? तो यह जो है मिथ्याबंदीकरण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा गैर कानूनी रुकावट, यानी कि विधि द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसी रुकावट डालने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया था, भले ही वह समय कितने समय के लिए ही रुकावट क्यों ना लगाई गई हो, वह गैर कानूनी रुकावट है तो वह मिथ्याबंदीकरण के अंतर्गत आएगी। और हम देख लेते हैं कि जो आंशिक बंदीकरण होता है वह मिथ्याबंदीकरण नहीं होता है। यदि थोड़ी देर के लिए रुकावट किया गया है, पार्सल जो है करा गया है, तो यह मिथ्याबंदीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। हम तीसरा तत्व मिथ्याबंदीकरण का देख लेते हैं कि रुकावट संबंधी प्रमाण, यानी कि यदि मिथ्याबंदीकरण किया गया है तो उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि कैसे मिथ्याबंदीकरण किया गया है, यह वास्तविक रूप से किया गया है, शारीरिक रुकावट डाली गई है, किस प्रकार की रुकावट डाली गई है, यह भी सिद्ध करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा केस देख लेते हैं, मिरिंग बनाम ग्राहक वाइट एविनेशन कंपनी लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ था, इस मुकदमे में एक कंपनी के 2 अधिकारियों के द्वारा वादी को चोरी की शक में कंपनी में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे कहा कि चलो आप हमारे ऑफिस में चलो, और उस व्यक्ति को ऑफिस में लेके आए, बाद में ऑफिस में गेट बंद कर दिया और उसको रात भर उसी में रखे रहे, ये समझ के कि यही चोर है। और फिर न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया। न्यायालय में यह सिद्ध हुआ कि नहीं, वह चोर नहीं था, तो वह चोर नहीं था, और जो चोरी का जो शक था प्रतिवादी का वह गलत था, और इसके लिए उसने बलपूर्वक जो है उसको बंद कर दिया था, रात भर जो है ऑफिस में बंद करके रखा। तो इसके लिए जो है न्यायालय ने कंपनी को दोषी ठहराया और कहा कि यह मिथ्याबंदीकरण का मामला है, बिना किसी कारणवश आपने शक के आधार पर उसको बंद कर दिया, यह गलत है और इसके लिए आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। इसी तरीके से ऑस्टिन बनाम डार्लिंग का मामला, इसमें प्रतिवादी की पत्नी ने जो है वह वादी को एक गंभीर मामले में पकड़ करके पुलिस को दे दिया, और पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके गई। जब तलाशी लिया तो उसके पास से कुछ नहीं निकला। तो न्यायालय ने इसमें प्रतिवादी को, जो कि वादी के मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने तक के लिए जो बंदी बनाया गया था, उसके लिए उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण रोक लगाने की कोशिश के लिए डार्लिंग को गलत ठहराया और उस पर अपकृत्य विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति का मामला भी दायर किया। क्यों? क्योंकि वह गलत था, वह चोर नहीं था और उसको ज़बरदस्ती पुलिस के हवाले कर दिया। फिर पुलिस से मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जिसमें कि 13 से 14 घंटे का समय लग गया था, और उतने समय तक वह फालतू में बंदी बना रहा। तो यह गलत था और न्यायालय ने इसमें क्षतिपूर्ति का मामला दायर करने के लिए कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।